हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन इसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आज का डाउट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप डी वाले साथी जो है कमेंट कर रखे थे कि सर, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, जो प्रादेशिक सेना होती है, उसके अंदर ग्रुप डी वाले भी जा सकते हैं क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी ग्रुप डी वाले साथी भी इसमें जा सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी में। और ग्रुप सी के भी रेलवे के सभी रेलवे एम्प्लॉयज यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें साफ लिखा होगा कि जरूरत पड़ने पे जो आपको टेरिटोरियल आर्मी में जाना पड़ेगा। इसके लिए आप मना नहीं कर सकते हो, यानी 7 साल की जो सर्विस आपको देनी पड़ सकती है टेरिटोरियल आर्मी में, ऐसा उसमें लिखा होता है। और उसमें आपको एक्सेप्ट भी करना होता है चीज़ की, भाई हाँ जरूरत पड़ेगी तो हम टेरिटोरियल आर्मी में जाएंगे। बाकी बहुत सारे दोस्त जो है यहाँ पे शौक से भी, एक आर्मी का शौक होता है कि हम आर्मी में जाए, तो यहाँ से आप रेलवे के थ्रू भी आर्मी का जो अपना शौक है वो पूरा कर सकते हो। दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसकी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताता हूँ। बाकी इसमें होता क्या है, आपको साल के अंदर, जैसे कि साल के अंदर आपको 1 महीने के लिए टेरिटोरियल आर्मी में वहाँ पे भेजा जाता है। वहाँ पे आर्मी के तरह जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह होते हैं आर्मी के, वहाँ पे आपको रहना होता है। और जैसे उनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं आर्मी वालों के, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फॉलो करने होते हैं। सारी कुछ आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है और वहाँ पे आपको 1 महीने की सैलरी भी मिलेगी दोस्तों। इसका मतलब अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपको जो है 12 महीने की सैलरी तो यहाँ पे रेलवे देगा, और 1 महीने की सैलरी आपको जब ट्रेनिंग वहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग करोगे 1 महीना, तो आपको 1 महीने की सैलरी वहाँ से भी मिलेगी। तो टोटल आपको यहाँ पे 13 महीने की सैलरी यहाँ पे मिलेगी। साथ ही जो है आपको नई नई जगह जो है, आप हर साल नई नई जगह पे यहाँ पे घूमने का आपको मौका भी मिलेगा। साथ ही जो है आपका आर्मी का अगर सपना है तो वो भी आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन करके। तो इस प्रकार आप जो है टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं। ग्रुप डी वाले सभी साथी टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं होता कि आप जो ग्रुप सी वाले ही जाएंगे, ग्रुप डी वाले नहीं जाएंगे। तो आप लोग भी जो है टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं, और अगर मौका मिले तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, बहुत शानदार चीज़ है। इसके बाद में बात करते हैं आपके डाउट नंबर सेकंड की। तो दोस्तों, डाउट नंबर सेकंड के अंदर जो है काफ़ी सारे दोस्तों कमेंट आ रखे थे कि सर, हमारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है डीवी के टाइम पे ले लिए गए थे, और अब हमारे पास में जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वैसे हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपसे नहीं लिए गए थे, लेकिन कई सारे सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, जैसे कि ईबीसी का सर्टिफिकेट ले लिया होगा किसी से, या ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट ले लिया होगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले लिया होगा, या और भी अलग किसी टाइप का सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पे ले लिया गया होगा। तो कई सारे दोस्त ऐसे बोल रहे हैं कि सर, हमें ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये नए बनवाने होंगे क्या, या फिर जो है हमारा वहाँ पे आरआरसी में जो डीवी हुआ था उस टाइम हमसे ओरिजिनल ले लिया गया था, तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नया कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है ज्वाइनिंग के टाइम में। हालांकि आपने जब डीवी करवाया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक बार बनवा लिए थे, तो उन्हीं से आपका सारा काम हो जाएगा। आपसे अगर ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है डीवी के टाइम में आपसे ले लिया गया होगा, तो वो जो है आपका जो भी डिवीजन आपको अलॉट हुआ है उसको भेज दिया जाता है दोस्तों। आपका आरआरसी जो भी होगा वो आपके डिवीजन को, आपका जब डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसको डिवीजन को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर देता है, और उसमें आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स डीवी के टाइम में लिए गए थे, चाहे वो ओरिजिनल हो, जेरेक्स कॉपीज हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डिवीजन को सबमिट कर देता है। और डिवीजन पे जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो वहीं पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने जो है डीवी के टाइम में आपके कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स अगर ओरिजिनल आपसे ले लिया गया है, तो आपको दोबारा बनवाने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आपके पास में अगर जेरोक्स कॉपी है, उसकी फोटो कॉपी अगर रखी हुई है, तो आप वो लेकर जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है दोस्तों, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको जब ज्वाइनिंग के टाइम में अगर पूछा जाए कि आप जो है सर्टिफिकेट दिखाइए, तो आप कह सकते हैं कि सर, हमारा जो है ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है हमने डीवी के टाइम में जमा करवा दिया था। तो वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वैसे आपकी फाइल जो इंडिविजुअली आपके डिवीजन पे रहती है, सभी की एक एक फाइल बन के आरआरसी के थ्रू वहाँ पे डिवीजन पे पहुँच जाती है। उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों। दोबारा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप फ्री हो, आप बनवा सकते हो, तो आप बनवा सकते हो। बाकी इसकी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अपन सैलरी काउंट रिलेटेड आपके सारे जो इश्यूज है उसके ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के बैंक अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग टाइप के डाउट्स आ रखे थे, उनके अपन वन बाय वन डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो
ये कमेंट्स आ रखे थे कि सर बैंक अकाउंट जो है किस बैंक का ओपन कराए। तो देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट जो है आप किसी भी, आपका जो सैलरी अकाउंट होगा वो किसी भी नेशनल जो बैंक होते हैं, राष्ट्रीयकृत जो बैंक होते हैं, जैसे कि पीएनबी हो गया या फिर जो है आपका एसबीआई होगा, इनमें से किसी भी बैंक का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सभी अपना अकाउंट जो होता है, लगभग बता रहा हूँ दोस्तों, वो एसबीआई में अपना ओपन करवाते हैं। वैसे एडिशनल इसका कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन एसबीआई जो है गवर्नमेंट बैंक है, तो इस पे अगर आप सैलरी अकाउंट अगर बनवाते हो तो ठीक रहता है। तो बाकी सभी रेलवे एम्प्लॉयज या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका मैक्सिमम लोगों का बैंक इसी एसबीआई बैंक के अंदर ही सैलरी अकाउंट होता है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है, अगर आपके पास में अगर पीएनबी का बनवाना चाह रहे हो तो पीएनबी का भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास में पीएनबी का भी अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट। तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है कि कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसका अकाउंट आपके पास में ओपन करवा सकते हो। इसके बाद में बात आती है कि सर सैलरी अकाउंट बनवाने के लिए अलग से कुछ हमें करना होगा क्या एफर्ट। तो देखिए दोस्तों, आपको अलग से एफर्ट कुछ भी नहीं करना है। आपका जो अकाउंट होता है जो शुरू से चला रहा है, मान लो कि आपके पास में कोई, आपने जब स्टूडेंट लाइफ के जो स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खुलते हैं अपने एसबीआई वगैरह में, अगर वो आपका वो खुला हुआ है तो आप उसी को बैंक में जाइए और बैंक में वहाँ पे बताइए जो भी डील करने वाले हैं उनको कि सर हमारे जो हम जॉब लग गए हैं तो इस अकाउंट को हम सैलरी अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं। तो आपकी जो भी वो डॉक्यूमेंटली फॉर्मेलिटीज होगी वो पूरी हो जाएगी और वहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं होती है दोस्तों, वही आपका अकाउंट यहाँ पे सैलरी अकाउंट बन जाएगा। मेरा जैसे कि स्कॉलरशिप वाला जो अकाउंट था, यानी एसबीआई का में के अंदर मेरा अकाउंट ओपन था स्कूल टाइम से, तो मैं आज जो मेरा सैलरी अकाउंट है वही अकाउंट है जो मेरा स्कूल टाइम में ओपन करवाया था। तो इस प्रकार अगर आपके पास में पुराना अकाउंट अगर ओपन हो रखा है तो उसी को आप सैलरी अकाउंट यहाँ पे बनवा सकते हो, कोई इश्यू वाली बात यहाँ पे नहीं है दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सैलरी अकाउंट बनेगा वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट रहेगा, कोई भी जॉइंट अकाउंट सैलरी अकाउंट नहीं बन सकता है। या कोई चाहे कि मैं अपने फादर का या अपने मदर का यहाँ पे बैंक अकाउंट दे दूं तो वो नहीं चलेगा, आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आप कई दोस्तों के पास में जो है चेकबुक की समस्या यहाँ पे आ रही है कि सर हमने जो है अभी अप्लाई किया है, चेकबुक 1 महीने बाद मिलेगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, आप जो जॉब जो है यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में जब भी चेकबुक आए आप जब सबमिट करवा देना, तब तक जो है आप वहाँ पे बात कर सकते हो कि सर हमारे जो है ये इश्यू चल रहा है। आपके को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इससे आपकी जॉब में कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, आपकी आराम से ज्वाइनिंग में कोई डिले नहीं होगा, ज्वाइनिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपके पास में जब भी आपका चेक बुक मिले तो आप जो है चेक वहाँ पे जमा करवा सकते हो। तो इस प्रकार ये आपकी बैंक से रिलेटेड आपकी जो है क्वेरीज थी, मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी टाइप का अगर डाउट हो दोस्तों, किसी भी ग्रुप डी हो या रेलवे की किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो आप बिंदास होकर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को इंक्लूड कर लूंगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक डाउट और कर रखा है दोस्तों ने कि सर हमारा पुराना जो कि एनपीएस, कई सारे दोस्त जो है यहाँ पे ऑलरेडी जॉब में थे रेलवे से पहले, और वो जो है दूसरी जॉब यहाँ पे छोड़ गए, जैसे कि कोई बीएसएफ में, पैरामिलिट्री में था या और कोई जॉब में था, वो छोड़ के यहाँ पे रेलवे में आ रहा है, तो उनका एनपीएस अकाउंट यहाँ पे पहले से क्रिएट हो रखा है। तो दोस्तों जिनका भी एनपीएस अकाउंट पहले से क्रिएट हो रखा है तो उनका जो एम्प्लॉय आईडी नंबर वगैरह है, एनपीएस अकाउंट नंबर है, वो का वही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं डाउट नंबर 4 की। अब कई सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर असिस्टेंट पॉइंट्समैन और असिस्टेंट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट है, दोनों में से कौन सी जॉब ज़्यादा शानदार है। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट दोनों ही बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट के ऊपर अपन जो है यहाँ पे इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, और वो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जॉब जो है यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट्समैन होता है, इनकी जो ड्यूटी चलती है वो डे नाइट की शिफ्ट में यहाँ पे चलती है, और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो किसी भी रिमोट एरिया में, यानी कि जहाँ भी स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन जहाँ भी होगा, वहाँ पे पॉइंट्समैन की पोस्टिंग होगी ही होगी। तो स्टेशन आप सभी लोगों को पता है, स्टेशन आपके रिमोट एरिया में होते हैं, बड़े स्टेशनों पे, जंक्शनों पे होते हैं, और जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो इस प्रकार इनका पोस्टिंग प्लेस जो है हर जगह होता है दोस्तों। जबकि असिस्टेंट ऑपरेशन जो होता है, इनका जो वर्किंग प्लेस होता है या इनका हेडक्वार्टर होता है वो शानदार जगह होता है, बड़ा स्टेशन या बड़ा जंक्शन स्टेशन जो होगा वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, और उसके आसपास के जो स्टेशन होंगे वहाँ पे लोग जो है यहाँ पे काम करेंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड या किसी क्वार्टर वगैरह में कोई फॉल्ट हो जाता है तो ये लोग वहाँ पे काम करेंगे। और दोस्तों इन दोनों के जो प्रोफाइल के ऊपर प्रमोशन है, सैलरी है, अलाउंसेज है, इन सब पे मैंने अलग से इंडिविजुअली वीडियो बना रखे हैं। पॉइंट्समैन का अलग बना रखा है, असिस्टेंट ऑपरेशन वाला का अलग बना रखा है। आपको कंप्लीटली जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, और जरूर देखिए दोस्तों, दोनों वीडियो आप देखोगे तो दोनों में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी।
अब अपन बात करते हैं शिफ्ट वाइज। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो ड्यूटी होती है पॉइंट्समैन की, वो शिफ्ट वाइज होती है। इनकी ड्यूटी नाइट में भी लगती है, डे में भी लगती है, तो शिफ्ट में लगती रहती है। और इनकी ड्यूटी दोस्तों 8 घंटे भी हो सकती है, 12 घंटे भी हो सकती है। अगर मेन लाइन का स्टेशन कोई है या जंक्शन स्टेशन है तो 8 घंटे इनकी ड्यूटी रहेगी। रोड साइड स्टेशन है जहाँ काम कम होता है तो इनकी ड्यूटी जो है 12 घंटे रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों इनकी नाइट ड्यूटी भी यहाँ पे लगी, क्लियर हो जाता है। और आपका जो असिस्टेंट ऑपरेशनल है इसमें आपकी 99% जो है ड्यूटी डे के अंदर ही रहेगी, जनरल शिफ्ट ही चलती है। और दोस्तों सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी यहाँ पे अगर विदाउट ओटी की मैं बात करूं, ओटी वैसे हमेशा नहीं बनता का, कभी कभार ओटी बनता है। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का अगर ओटी नहीं बनता है तो ओटी के अलावा जो सैलरी बनती है वो असिस्टेंट ऑपरेशन वालों की ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसके अंदर जो है टीए ज़्यादा बनता है। ये मैक्सिमम जो है अपने हेडक्वार्टर से दूर जो भी स्टेशन के अंडर में आते हैं, इनके रेंज में आते हैं, वहाँ पे ड्यूटी करने जाते हैं, तो इनको टीए 500 रुपये पर डे मिलता है। जबकि पॉइंट्समैन को भी दोस्तों 500 रुपये पर डे मिलता है अगर ये ड्यूटी करने जाते हैं, लेकिन इनको कम चांस होता है कि इनको जो है आउट ऑफ हेडक्वार्टर यहाँ पे ड्यूटी करने भेजे। इनका तो फिक्स है कि इनको ड्यूटी 10 से 15 दिन या 20 दिन को बाहर ड्यूटी करनी ही करनी है। इसके बाद में दोस्तों अपन जो है यहाँ दोनों के हिसाब से देख लिया। अब देखते हैं प्रमोशन के हिसाब से। तो प्रमोशन के हिसाब से जो है आपका असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पास में बेहतर ऑप्शन होते हैं आपके असिस्टेंट ऑपरेशन की बजाय, क्योंकि दोस्तों एलडीसीई के तहत जो है ये स्टेशन मास्टर बन सकता है, गुड्स गार्ड बन सकता है, टीटीटीसी बन सकता है। जबकि इसमें जो एलडीसीई आता है उसके तहत ये जो है जेई ओनली जेई का एग्जाम दे सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये वैकेंसीज काफ़ी हो जाती है, तो इसमें कंपटीशन कम होता है। इसी प्रकार दोस्तों कहते हैं कि रेलवे के अंदर पॉइंट्समैन की जो जॉब है उससे निकलना बहुत इजी है, उससे प्रमोशन लेना बहुत ही आसान है। एलडीसी के थ्रू जो है बहुत आसानी से आप जो है ग्रुप सी में बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार आपका जो प्रमोशन रहने वाला है पॉइंट्समैन के अंदर शानदार रहने वाला दोस्तों। बाकी पोस्टिंग प्लेस इसका शानदार रहेगा और सैलरी जो है जनरली इसकी ज़्यादा यहाँ पे बन जाती है। बाकी ओटी वगैरह बनता है तो पॉइंट्समैन का यहाँ पे ज़्यादा बन जाता है। तो इन सब फैक्टर के आधार पे जो है लगभग दोनों जॉब जो है शानदार है, दोनों की जो है टक्कर की जॉब है। फिर भी मैं जो है यहाँ पे पॉइंट्समैन को प्रीफर करूँगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि इनमें से आपको जो है कौन सी चीज़ यहाँ पे चाहिए। बाकी दोस्तों दोनों ही जॉब मैं फिर कहूँगा दोनों ही जॉब शानदार है। इसके बाद में बात करते हैं अपने डाउट नंबर 5 की कि ट्रांसफ़र के बाद में सीनियरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे कि काफ़ी सारे दोस्त हैं अभी जिनका अपने होम डिवीजन से या होम स्टेट से दूसरे स्टेट में दूसरे डिवीजन में इनको जॉब मिली है रेलवे के अंदर, चाहे ग्रुप डी हो ग्रुप सी हो, तो उनके मन में एक ये सवाल उठ रहा है उनके जहन में कि सर हमारा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, मान लो 3 साल बाद हो जाए, 4 साल बाद हो जाए, तो हमारी सीनियरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा या सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है ट्रांसफ़र 3 टाइप से होते हैं। आपका ऑन रिक्वेस्ट हो जाता है, दूसरा आप अगर बात करते हो म्यूचुअल हो जाता है, तीसरा अगर बात करते हो अपने स्पाउस बेस का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखिए ऑन रिक्वेस्ट जो ट्रांसफ़र होता है सबसे धीमा जो ट्रांसफ़र बोल सकते हैं। इंटर डिवीजन के लिए इसके अंदर जो है कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। इंटर रेलवे के लिए आपको 5 साल के लिए वेट करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब सबसे धीमा प्रमोशन ये है। म्यूचुअल ट्रांसफर आपका 3-4 महीने में हो जाता है। स्पाउस बेस पे ट्रांसफर आपका 6 से 8 महीने में हो जाता है। स्पाउस बेस के लिए आपकी वाइफ जो है, वाइफ या हस्बैंड कोई भी जो सेंट्रल या गवर्नमेंट आपके स्टेट की जो जॉब है उसमें कार्यरत होना चाहिए, तो आपका इस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप आते हो, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो गया अगर आप आते हो, जैसे कि मान लो 10 साल बाद आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो आपकी जो है सीनियरिटी 0 हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो आप स्टेशन मास्टर हो और स्टेशन मास्टर से आपको जो है 10 साल बाद में यहाँ पे 4600 मिल जाता है, और आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा के 10 साल बाद में कोई ट्रांसफर ले रहे हो, चाहे वो इंटर रेलवे हो या इंटर डिवीजन हो, तो आप जो है यहाँ पे इनिशियल ग्रेड पे के अंदर आ जाओगे, यानी आप जो है 4200 के अंदर आ जाओगे। और आप जिस डिवीजन में जा रहे हो तो वहाँ पे सबसे जूनियर हो जाओगे, आपको एकदम बॉटम सीनियरिटी में जाना होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में अगर ट्रांसफर होता है तो आपको एकदम बॉटम सीनियरिटी में यहाँ पे जाना होगा। और दोस्तों किसी भी टाइप के ट्रांसफर में सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैलरी आपकी यहाँ पे 60,000 थी, तो वो जो है यहाँ पे 4200 में अगर चले जाओगे तो भी आपकी 60,000 ही होगी। वहाँ पे सैलरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सैलरी आपकी एकदम वो की वही रहेगी। बस आप जो यहाँ पे बॉटम सीनियरिटी में आ जाओगे, सबसे जूनियर यहाँ पे हो जाओगे। यानी आप प्रमोशन जब होगा तो आपको बहुत टाइम वापस 10 साल जो है यहाँ पे लग जाएंगे। जब आप 4600 में यहाँ पे थे, 10 साल में आपको 4600 मिला, अब आप ट्रांसफर लेके किसी दूसरे डिवीजन में जा रहे हो, दूसरे जोन में जा रहे हो, तो आप यहाँ पे 4200 में आ जाते हो। तो यहाँ से फिर से 4600 में जाने के लिए आपको लगभग 10 साल यहाँ पे लग जाएंगे। तो इस प्रकार आप जो है बॉटम सीनियरिटी में यहाँ पे आप आ जाते हो। बाकी जो है सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा टाइप का ट्रांसफर होता है दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर। तो म्यूचुअल में आप सभी लोगों को पता है कि आपस में एक जैसे कि पोस्ट चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बंदा जो है
चेन्नई में किसी डिवीजन में है, एक अजमेर में। ये लोग जो है आपस में एक दूसरे की जगह आना चाह रहे हैं, तो ये आ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए इनको म्यूचुअल करना होता है, और म्यूचुअल में कहीं कहीं ये कैटेगरी की कंडीशन होती है, कहीं नहीं होती है। तो ये आप अपने डिवीजन के अपने अपने जोन के पॉकेट रूल होते हैं। तो आपका जिस भी डिवीजन में या जिस भी जोन में आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ आप पता कर सकते हो कि वहाँ पे कौन सा रूल चल रहा है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि दो बंदे होते हैं, तो एक तो या तो सीनियर होगा और एक जो है जूनियर होगा। तो इसमें होता क्या है, जब ट्रांसफर होगा तो ये जूनियर वाला जब सीनियर की जगह आएगा तो ये इस जोन में बॉटम सीनियरिटी में आएगा, मतलब सबसे नीचे हो जाएगा। जबकि जो सीनियर वाला है ये जूनियर वाले की जगह जब जाएगा तो ये जो है इसको जूनियर वाले की सीनियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो इसको अपन एक तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ये सीनियर हो गया, ये जूनियर हो गया, और ये चेन्नई से है और ये अजमेर से है। अब देखो ये अजमेर वाला जब चेन्नई जाएगा तो ये एकदम बॉटम सीनियरिटी में जाएगा, मान लो स्टेशन मास्टर कैटेगरी में तो सबसे नीचे चला जाएगा। जबकि ये जो सीनियर है जो चेन्नई से है ये अजमेर आएगा तो ये इस जूनियर वाले की जगह आ जाएगा, यानी जूनियर वाले की जो अपनी डिवीजन के अंदर सीनियरिटी है उसको वो सीनियरिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार म्यूचुअल के अंदर सीनियरिटी आपकी मिलती है। इसके बाद में दोस्तों एक बात होती है स्पाउस बेस की। जिस बेस पे मेरा ट्रांसफर हुआ है, मैं बीकानेर डिवीजन से जयपुर डिवीजन में मेरा ट्रांसफर हुआ, इसी बेस के ऊपर दोस्तों 6 से 8 महीने के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया है। इसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, कब कब मेरा ट्रांसफर हुआ, कब मैंने अप्लाई किए, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किए थे और कितना फास्ट मेरा प्रमोशन यहाँ पे हो गया था। इन सब पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगे, तो चैनल पर आप विजिट जरूर कीजिए। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है स्पाउस बेस में, इसके अंदर भी आपको बॉटम सीनियरिटी में जाना होता है। जैसे मैं 5 साल 2018 की वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ था, तो मेरे को यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो गए थे बीकानेर डिवीजन में, और जब मैं ट्रांसफर लेके यहाँ पे जयपुर डिवीजन में आया तो मैं यहाँ पे फिर से 0 पे आ गया, मतलब बॉटम सीनियरिटी में आ गया। मैं अगर बीकानेर डिवीजन में होता तो 2-3 साल में मेरे को जो यहाँ पे 4600 ग्रेड का जो है एसएस में बन जाता वहाँ पे। और अब मैं जयपुर आ गया तो वही मेरे को 8 से 10 साल वापस यहाँ पे वेट करना होगा एसएस बनने के लिए। कहने का मतलब मैं एकदम बॉटम सीनियरिटी में आ गया, लेकिन मेरी सैलरी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सैलरी मेरी वो की वही है जो वहाँ थी। तो सैलरी में यहाँ पे कोई फर्क नहीं होता है, स्पाउस बेस में भी आपको बॉटम सीनियरिटी मिलती है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि तीनों ही टाइप के जो ट्रांसफर है उनमें आपको बॉटम सीनियरिटी में जाना होगा। बस एक ट्रांसफर को अपन छोड़ देते हैं कि म्यूचुअल के अंदर जो होता है सीनियर जब जूनियर वाले की जगह जाता है तो जूनियर की उसको सीनियरिटी मिल जाती है। बाकी हर केस में आपको बॉटम सीनियरिटी में ही जाना होगा। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।